Hello and welcome again in the third part of probability. In this part I am going to cover some topics and the topics are written here. The first one is the conditional probability, the second one is total probability theorem, the third one is Bayes theorem, fourth one is Bernoulli trials, and the fifth one is binomial theorem. Actually second topic, the total probability theorem, has already been covered in the first part. You can see that video. I have been given the link in the description. And we will start with the question that is very important. Please read this question carefully. The question says that there are two bags. In the first one there are 4 copper and 3 silver coins, and in the second one there are 6 copper and 2 silver coins. Now one coin is drawn from one of them. Then you have to find the probability that this coin will be of copper coin. यहाँ पर हमारे पास दो बैग हैं, जिसमें पहले बैग में 4 कॉपर और 3 सिल्वर की कॉइन है, और दूसरे बैग में 6 कॉपर की कॉइन है और 2 सिल्वर की कॉइन है. तो उसमें से क्या किया जाता है, दोनों में से किसी में से एक जो है कॉइन निकाल लिया जाता है. तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कॉइन निकाला गया है वो कॉपर का कॉइन होगा. आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, आराम से सोचिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने पहले वीडियो में बताया था, जहाँ पे एक बैग था जिसमें कई तरह की बॉल थी, मतलब कई रंग की बॉल थी, जिसमें से हमने बॉल को निकाला था उसमें से. तब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, या ब्लू कलर की बॉल है या रेड कलर की बॉल है. तो वहाँ भी मैंने कहा था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड लेक्चर में भी मैंने इसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया था. वहाँ भी दो बैग थे, जो दोनों में क्या था कि बॉल अलग अलग रंग की थी, जिसमें से आपको बॉल निकालने थे. दोनों बैगों में से बॉल निकालनी थी. तो आपको बताना था कि पार्टिकुलर बॉल जो निकाली गई है वो किस रंग की है, या उसमें कंडीशन दिए गई थी कि रेड रंग की है या फिर येलो कलर की है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड कलर की होगी या येलो कलर का होगा. इस क्वेश्चन में दो बैग हैं और दोनों में से किसी एक में निकाला गया है. तो क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे. मुझे लग रहा है कि आपको शायद थोड़ा बहुत जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी. तो आप क्या करो, आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे. मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपको एग्जाम्पल करने ही पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी में किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो बैग हैं, दोनों में से किसी एक में से निकाला जाता है. तो सबसे पहले कंडीशन इसने दे दी कि दोनों में से किसी एक में से निकाला जाता है. तो सबसे पहले आपको बैग चूज करनी पड़ेगी. तो कितने बैग हैं, दो बैग हैं. तो एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो बनती है 1/2 बनती है, और दूसरे वाले को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/2. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई बैग चूज करने की. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैग चूज करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2. अब आपको उसमें से एक कॉइन निकालना है, और कॉइन किस मेटल का होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए. तो पहले बैग से कॉपर कॉइन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है. जो पहला बैग है उसमें कुल मिला के 7 कॉइन है, जिसमें कॉपर 4 है. तो कॉपर को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी बन गई, 4/7. सेकेंड बैग में कुल मिला के 8 कॉइन है, जिसमें से 6 कॉपर कॉइन है. तो कॉपर कॉइन को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई सेकेंड बैग में, 6/8. तो इसको क्या करना है, पहले बैग की, वो कह रहा है कि दोनों में किसी एक में से निकाली गई है ना, किसी एक में से, या तो फर्स्ट बैग से या तो सेकेंड बैग से. तो या का मतलब होता है प्लस. आपको क्या करना है, दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है. आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दी. उसके बाद जो बैग वाली प्रोबेबिलिटी थी, मतलब 1/2, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है. या तो फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप पहले कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसमें 1/2 मल्टीप्लिकेशन करो, और फिर सेकेंड बैग से कॉपर कॉइन निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, और उसमें 1/2 मल्टीप्लिकेशन करो, तब आप ऐड करो. तो सॉल्यूशन आपके सामने होगा. अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं. तो अब मैं सॉल्यूशन को बताने वाला हूँ. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो प्लीज़ पे अटेंशन हाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. मैं इसका तरीका तो बता चुका हूँ, आप केवल देख लो कि कैसे सॉल्व करना है. तो पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया कि किस बैग से निकाला जाता है. हमको चूज करना है कि आपको किस बैग से निकालना है. तो पहली बैग की चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, क्योंकि यहाँ पे दो ही बैग हैं. ये पहला बैग है, और सेकेंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी है 1/2. पहले बैग में 4 कॉपर कॉइन है और टोटल 7 कॉइन्स हैं. मतलब 4 कॉपर कॉइन में से हमको एक कॉपर कॉइन निकालना है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7. और सेकेंड बैग से कॉपर कॉइन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 6 कॉपर कॉइन है, टोटल 8 कॉइन है.
तो कॉपर कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6 बाई टोटल 8, 6 बाई 8, 6 बाई 8। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि जो आप कॉइन निकालोगे वो कॉपर कॉइन होना चाहिए, या तो वो कॉइन पहले बैग से निकला हो या तो सेकंड कॉइन से, सेकंड बैग से निकला हो। तो यहां पे लिखा हुआ या, और या का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, यहां पे हो गई 4 बाई 14, 4 बाई 14 प्लस 3 बाई 8, 3 बाई 8। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो कॉइन निकाला गया है वो कॉपर कॉइन होगा। इट्स वेरी इजी। तो आपको केवल थिंक करना है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे हो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा पहला टॉपिक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप पहले इसे समझ लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसे इजीली डिपिक्ट कर पाओगे और इस थ्योरम से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कुछ इवेंट्स होंगी जो हमेशा होती हैं, इसी तरह की एन इवेंट्स होंगी। उसमें आपको एक कंडीशन दी होगी कि जो इवेंट E1 है या E2 है या E3 है या कोई भी इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर कर चुकी है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे इवेंट E1 जो है वो पहले ही अकर कर चुकी है। ठीक है, तो इवेंट 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इवेंट 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब इवेंट E1 पहले ही अकर हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसे लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 when E1 has been already occur, then the theorem says that P E2 upon E1 is equals to probability of E1 intersection of E2 upon probability of E1। ये है कुल मिला के थ्योरम। अच्छा, ये थ्योरम तो आपको ऐसा समझ में आ गया कि ये क्या है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस। तो जब भी हम कोई इवेंट या कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट सैंपल स्पेस कहलाता है। मान लीजिए कि हमने क्या किया है, एक डाइस थ्रो किया है, उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 4 की आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो हो जाता है 1/6। ठीक है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। क्यों, क्योंकि 4 एक ही बार आएगा ना, क्योंकि डाइस एक बार थ्रो किया गया, 2 बार थ्रो किया जाएगा तो हो सकता है 2 बार आ जाए। इसी तरह क्या कैसे हुआ ये इवेंट 4 के आने की कितने इवेंट्स होंगे अपॉन सैंपल स्पेस। इवेंट की क्या आनेंगे अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितना नंबर है, 4 एक बार लिखा हुआ है और सैंपल स्पेस 6 है। ठीक है, इसी तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम अपना सैंपल स्पेस ही चेंज कर देते हैं। अपने कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना सैंपल स्पेस ही चेंज कर देते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं डाइस का, कि एक डाइस है जिसको हमने थ्रो किया है, उसमें पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 हैं। तब हम कंडीशन लगा देते हैं कि जो ऊपर नंबर गिरेगा वो 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़े कितने नंबर है, 4 5 6। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये तो आपके पास कंडीशन है। अब वो बताना है कि वो जो नंबर आएगा वो 2 से कट जाएगा। द नंबर विल बी टोटली डिविजिबल बाई 2। कितने नंबर है यहाँ पे, अच्छा सैंपल स्पेस हमने चेंज कर दिया। हमारे पास जो कंडीशन थी अब वो हमारे लिए सैंपल स्पेस है नया वाला। अब यहाँ पे जो 2 से कट जाए वो कितने हैं, 4 और 6, कुल मिला के 2। कितने में से, 3 में से। तो 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि हम अपना सैंपल स्पेस चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा पहले सैंपल स्पेस था हमारे पास NS जो एक्चुअल वाला था, लेकिन कंडीशनल प्रॉपर्टी लगाने के बाद या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद जो हमारा सैंपल स्पेस है वो चेंज हो गया है। और वो सैंपल स्पेस इस तरह चेंज होगा कि जो कंडीशन दी हुई होगी वही हमारा अब
नया सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर अब मैं जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ये तब समझ में, ये इस तरह का क्वेश्चन या फिर आप ये कह सकते हो ये थ्योरम आप तब लगा सकते हो जब क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो कि इवेंट E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इवेंट इसी तरह जो भी है, इसी तरह एक थ्योरम है हमारे पास, या फिर कह सकते हो कि आप एक छोटा सा फॉर्मूला है जो बताता है P E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 माइनस P E1 intersection E2. From this formula you will get the value of P E1 intersection E2. और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तभी काम है, अगर क्वेश्चन जो है डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तब आपको उसका बेसिक जानना जरूरी है ना, तब आपके लिए बेसिक जरूरी हो जाएगा। तब के लिए बेसिक ये है कि हम अपना सैंपल स्पेस ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 to 10। तब उसमें से क्या है, एक कार्ड निकाला जाता है। कंडीशन ये है कि जो कार्ड निकलेगा वो 3 से बड़ा निकलेगा। ये हो गई आपकी कंडीशन। तब आपको डिटरमाइन करना है कि जो कार्ड निकाला गया है वो इवन भी हो, मतलब 3 से बड़ा हो और इवन भी हो। तो पहले हमारे पास क्या सैंपल स्पेस था, जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस था वो क्या था, ओरिजिनल सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास जो नया सैंपल स्पेस है वो क्या है, कंडीशन वाले, कंडीशन लगाने के बाद जो नया सैंपल स्पेस बने वो क्या बनेगा, नंबर 3 से बड़ा हो। नंबर 3 से बड़ा हो मतलब 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा नया सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको फाइंड करना है कि वो इवन है, इसमें कितने इवन है, 4 6 8 10, कितने हो गए 4, कितने में से, नया सैंपल स्पेस में से, नया सैंपल स्पेस में से कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, मतलब 7 नंबर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 जो है इवन है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो गई इवन नंबर्स की वो क्या हो गई 4/7। कैसे, नहीं समझ में आया? जब मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी, मतलब जब मैंने थ्योरम बताई थी, मैंने कहा था कि मान लो कि इवन जहाँ पे वहाँ मैंने E1 और E2 लिया था, यहाँ पर A भी ले रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जहाँ पे B हो चुकी है। तो मैंने कहा था सैंपल स्पेस चेंज कर देंगे। ओरिजिनल सैंपल स्पेस था हमारे पास ये, कंडीशन लगाने के बाद जो है हमने अपनी सैंपल स्पेस ही चेंज कर लिया। सैंपल स्पेस हमारे पास हो गई 4 से बड़ी वाली, क्योंकि 3 से बड़ी वाली, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाया कि जो नंबर होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़े वाले सैंपल स्पेस हो गया 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 7 नंबर्स। अब इसमें से अगर हम कार्ड ड्रॉ करते हैं तो नंबर की इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने यहाँ पे नंबर है, नए वाले सैंपल स्पेस में कितने इवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4/7, दैट्स इट। इसका मतलब यही है। अच्छा, ये सभी जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो 0 हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ A यूनियन B जो होगा वो 0 होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, और इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप जो है पुरानी वीडियो एक बार देख लो, आपको अच्छे समझ में आएगा। मुझे लग रहा है ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। एक ही कॉइन है, 3 कॉइन नहीं है, एक ही कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया जाता है। कंडीशन दी गई है कि कम से कम एक टेल है। तो अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, एक कॉइन वो पहले हेड आ सकता है उसमें से, या फिर टेल आ सकता है। सेकेंड टॉस में या तो हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, और यहाँ पे भी टेल को अगर टेल, या तो टेल हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। ये हो गया सेकेंड टॉस। थर्ड टॉस में क्या होगा, या तो हेड 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 आ सकता है, मतलब हेड आ सकता है, या तो फिर टेल आ सकता है। इसमें भी क्या है, या तो हेड आएगा, सॉरी ये मैंने इसको समझ के कर दिया, यहाँ पे हेड हेड टेल आएगा। मतलब जब हेड टेल आ रहा होगा उसके बाद जब कॉइन टॉस करेंगे या तो यहाँ पे हेड टेल हेड आ सकता है, या तो फिर हेड टेल
टेल आ सकता है, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये हेड आने की और ये टेल आने की। यहाँ पे भी क्या है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो एटलीस्ट एक टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब केवल इसमें छोड़ के सब में टेल है, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, कितनी हो गई, यहाँ पे कितने कंडीशन बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7। अब हमारे पास जो हमारा नया सैंपल स्पेस है वो क्या आ गया, 7 नया सैंपल स्पेस। पुराने वाले में 8 थे ना, कंडीशन लगाने के बाद जो हमारा सैंपल स्पेस बचा 7 बचा, क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है तो इसको काट देंगे तो टोटल कितने बचे, 7। तो हमारे पास जो नया सैंपल स्पेस बचा वो आया 7। इसमें से क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि 3 के तीनों पे टेल आया हो, 3 को तीनों पे टेल आया है। तो इन 7 में से कितनी कंडीशन है जिस पे टेल आया है, केवल 1, मतलब 7 में से कितना आया, केवल 1 आया। तो मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1/7, मतलब 3 के तीनों टॉस में सिक्के के ऊपर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि कंडीशन दी गई है कि कम से कम उसमें एक टेल जरूर होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका आसान है वैसे, उसमें आपको ये सैंपल स्पेस नहीं बनाना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है कम से कम एक टेल हो, मतलब कि अच्छा यहाँ पे क्या है, टॉस माने हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी है क्या, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सब चीज़ 1/2 1/2 1/2। इसीलिए कॉइन का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कम से कम एक टेल, और कम से कम एक का उल्टा तो नो वन, मतलब ना पहले में टेल आए, ना दूसरे में आए, ना तीसरे में आए, तो कुल मिला के हो गया 1/8। मतलब 1/8 टाइम्स नहीं आएगा तो कितने टाइम्स आएगा, 1 - 1/8 दैट इज 7/8। ठीक है, 7/8 में से ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल कंडीशन वाली, कम से कम एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल। तीनों टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, मतलब पहली बार भी टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए, और तीसरी बार भी टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। तो जब डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले को पहले वाले से तो आ जाएगा 1/7। वेरी इजी। हमारा सेकेंड टॉपिक था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है, तो आप उसको वहीं जाके देख लो। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है इसका कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग है जिस पे 5 वाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं एंड 8 ब्लैक बॉल हैं। उसमें से क्या किया जाता है, 4 बॉल्स को 1 by 1 ड्रॉ किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि एक बॉल को हमने क्या किया, निकाल लिया, तो उसे वापस नहीं रखना है। एक निकाला उसको साइड कर दिया, फिर सेकंड बॉल निकाली उसको साइड कर दिया, थर्ड निकाली साइड कर दिया, फोर्थ निकाला साइड कर दिया। तब प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो 4 की चारों बॉल हैं वो क्या है, वाइट हो। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फार्मूला लगा के, फार्मूला का मतलब है कि आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा दो। प्रोबेबिलिटी में केवल कॉम्बिनेशन चलता है, परमुटेशन नहीं चलता है, तो आप कभी भी मत सोचो कि परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा। ओनली कॉम्बिनेशन इज यूज देयर। ओके, तो क्या करना है, 4 निकालने हैं, 5 वाइट बॉल हैं जिसमें से हमको चूज करना है 4। टोटल कितनी बॉल्स हैं यहाँ पे, 12 + 8 20। 20 में से कितना निकालना है, 4 निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि पहली बॉल जो है वो आपने निकाल ली, पहली बॉल जो आपने निकाल ली, तो कितनी, पहली बॉल आपको निकालने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 5/20। ठीक है, वो कह रहा है 4 के चारों होनी चाहिए वाइट बॉल, मतलब पहली भी हो एंड सेकेंड भी हो एंड थर्ड वन हो एंड फोर्थ वन भी हो। एंड का मतलब होता है क्रॉस कर देना। ठीक है, एंड का मतलब होता है क्रॉस कर देना। तो यहाँ पे क्या है, पहले जब आपने एक बॉल निकाली तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी है 5/20। चूँकि आप एक बॉल निकाल चुके हो तो टोटल उसमें बचेगी 19 बॉल। एक वाइट बॉल निकाल चुके हो तो 5 पहले थी, आप क्या बची, 4। जब आपने एक बॉल और निकाल ली तब उसमें बची 18, और वाइट बॉल कितनी बची, 3, क्योंकि 2 पहले ही आप अटेम्प्ट में उसमें से निकाल चुके हो। ठीक है, तीसरी बॉल जब आप निकालोगे तो उसमें टोटल बॉल रही होंगी 17, जिसमें रही होंगी 2 वाइट बॉल। तो ये हो गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी जब 4 की चारों बॉल क्या हो, वाइट हो।
इन दोनों का आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी हिलेरियस। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे दो पार्टी है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर टू पार्टीज, मतलब दो पार्टी हैं, जिसमें पहले पार्टी में जो नेता है वो सही बोलेगा, इसकी परसेंटेज है या इसकी प्रोबेबिलिटी है 75%, और दूसरी पार्टी में जो नेता है या लीडर है वो सही बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%। ओके, देन आपको डिटरमाइन करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करें। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो दोनों लीडर हैं, दोनों नेता हैं, एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे। तो आप यहाँ पे एक पॉज लो, इस क्वेश्चन को समझो, खुद से ट्राई करो, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों सही बोलेंगे तो एक साथ एग्री करेंगे, मतलब दोनों सही बोलना है तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होगा कि दोनों में मिलेगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जब दोनों झूठ बोले तब भी एक दूसरे के साथ सहमति, मतलब एग्री हो, एक दूसरे के साथ सहमत हो जाएं। मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि सही बोलेंगे तो एग्री हो सकते हैं, झूठ बोलेंगे तब भी तो एग्री हो सकते हैं। तो इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%, और इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 20%। तो एग्री होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एग्री, या तो दोनों सही बोलें, या बोला है मैंने, या तो दोनों सही बोलें, मतलब या तो पहले और दूसरी दोनों क्या बोलें, सही बोलें, या पहली और दूसरी क्या बोलें, झूठ बोलें। तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी है 0.75 इंटू 0.80, ये हो गया सही बोलने की प्रोबेबिलिटी। या का मतलब होता है प्लस, ठीक है, या तो झूठ बोले 25 क्रॉस 0.2। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो उन दोनों के एक दूसरे के साथ एग्री होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकल आएगी। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मैंने क्यों कहा था ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, वेरी हिलेरियस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे सही बोलने तो एग्री कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं तब भी एग्री कर रहे हैं। आपको केवल ये सोचना था कि यहाँ पे वो दोनों झूठ बोलेंगे तब भी एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे, ठीक है। ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी इसी तरह है, कुछ उसमें नहीं है। मतलब आप केवल सोचो कि या लगेगा कि और लगेगा, इसी में पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि इस लेक्चर में मैं बेस थ्योरम को भी कवर करूंगा, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बेस थ्योरम को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेस थ्योरम, बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल थ्योरम दोनों को कवर करूंगा, तीनों को कवर करूंगा। तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियोस देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने कहीं गलत बोल दिया है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब भी आप बोलिए कि आपने क्या किया, इस जगह गलत समझा दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको नहीं आएगा। मेरा काम है यहाँ पे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, थोड़ा ट्रिक बता दूँ, तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम के लिए अगर आप आगे पढ़ते हो तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए ट्रिक होती है, वहाँ पे बोलेगा कि एग्जैक्ट वर्ड आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, एग्जैक्ट वर्ड। अगर आपको कहीं ये दिख जाए कि वहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड दिया गया है तो वो बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। टोटल सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कंडीशन दी होगी, कंडीशन से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालना है। उस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की एक स्पेशल चीज़ पूछेगा कि इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जो हो चुका है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे टोटल आएगा। बेस थ्योरम क्या है, व्हाट इज बेस थ्योरम? बेस थ्योरम कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी अपॉन गिवन प्रोबेबिलिटी, गिवन इवेंट प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यही होता है। और बर्नौली ट्रायल्स क्या है, बर्नौली ट्रायल क्या है, बर्नौली ट्रायल जो है वो एक तरीके से बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस होता है। बाइनोमियल में क्या होता है, या तो इवेंट
होगा या तो नहीं होगा। तो बर्नौली थ्योरम भी इसी तरह है, अगर किसी भी इवेंट के दो आउटकम हैं, या तो हो या तो ना हो, तब वो क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। इतना ही है। तो मुझे क्या करना है, केवल इस पे एग्जाम्पल समझाने हैं। एग्जाम्पल समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके वजह से मैं नई वीडियो में सोच रहा हूँ कि इसको बनाऊँ। इस वीडियो में इसको कवर नहीं करूँगा। देन थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।